हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन और करते हैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो आज का हम टॉपिक है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज जिसको हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं, और डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज और पीपीएम। सो एक्चुअली क्या बात है, आज हम इस फॉर्मेट में आपके लिए लेकर के आए हैं क्योंकि हमारा माइक खराब हो गया है। तो अभी कुछ दिनों के लिए हम इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। फ़ायदे की बात ये है कि इस फॉर्मेट में पढ़ने से आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के बाद। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है एनसीईआरटी बुक में रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और टॉपिक डालिए रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अब लाइन बाय लाइन चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा हम अंडरलाइन करते चलते जाएंगे, ठीक है। A majority of reaction in the laboratory are carried out in the solution. Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the solution. The concentration or the amount of substance present in the given volume can be expressed in any of the following ways: mass percentage or W by W percentage, mole fraction, molarity और molality। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया हमसे। हमसे यहाँ पे बोला गया है कि हम लैब में जो जो एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी लॉकडाउन की वजह से काफी स्टूडेंट्स ने लैब का शक्ल नहीं देखा है। लैब के अंदर हम जितने सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पे हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल वो जो हम केमिकल्स यूज कर रहेंगे, वहां पे वो सारा केमिकल्स हमारा सॉल्यूशन के फेस में रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि सॉल्यूशन के जो फेस में रहता है, तो उसको वो जो जैसे कि हम सॉल्यूशन तैयार किए, केमिकल का सॉल्यूशन तैयार किए, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट हमारा रहेगा उस केमिकल का, ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसको हम अलग अलग टाइप में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से जैसे हम समझते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपने घर में बनाया शरबत, नींबू चीनी पानी का आपने एक शरबत बनाया है, ठीक है। ये आपने ले लिया ग्लास और इसके अंदर आपने शरबत बनाया। तो अब बताइए, इसके अंदर आप जितना ज्यादा शुगर ऐड करोगे, क्या ये शरबत उतना ही ज्यादा स्वीट लगेगा? मतलब अगर आप इसमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इंक्रीज करते हो, तो इसकी स्वीटनेस इंक्रीज हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप खाने में सॉल्ट का अमाउंट बढ़ा देते हो, ठीक है, खाने में अगर सॉल्ट का अमाउंट बढ़ा देते हो तो वो खाना और भी ज्यादा सॉल्टी हो जाता है। बोलो सही बात है। उसी तरीका से हमको क्या समझ में आया कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा कहीं पर भी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, वहां से हम क्या समझेंगे कि वो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, वो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस वहां पे और भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका अमाउंट वहां पे और भी ज्यादा हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये एक बात हम समझ गए हैं कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, इसका मतलब क्या है कि वो केमिकल सब्सटेंस और भी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास गिवन है। ओके, नाउ अब हमें ये समझना है कि अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म हमें गिवन है, इस कंसंट्रेशन टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड है, जैसे कि W by W परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो ये सारे प्रॉपर मेथड से हमारे पास, जिसके जरिए हम कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म में मैंने ओवरऑल आपको क्या समझाया कि कंसंट्रेशन क्या बताता है, अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हमने शुगर ले लिया, तो जितना ज्यादा शुगर का कंसंट्रेशन हमारा शरबत में होगा, उतना ही ज्यादा वो शरबत मीठा होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इट मीन्स कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा वहां पे बढ़ गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड रुको।
ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे सपोज आपने देखा होगा कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, बुक में लिखा होगा या फिर स्कूल में आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे लिखते हैं 2 मोलार, ठीक है, 0.5 मोलार, ठीक है, 1/2 मोलार, ठीक है, 1/10 यानी डेसी मोलार, ठीक है, 10 मोलार, 12 मोलार, ठीक है, ये सब क्या बताया जा रहा है। हाँ, ये जो टर्म जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये वही कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज किया गया है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो है मोलर यानी मोलारिटी। यहाँ पे हम मोलैरिटी का यूज करके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे 12 मोलार और सबसे कम कंसंट्रेशन यहाँ देखो 0.1 मोलार। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा इट मीन्स कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is present in the solution is maximum। अब यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ पे मैक्सिमम है। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हमने लिया है वहां पर उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। अब जितना कम कंसंट्रेशन हम लेंगे मतलब कि वहां पर उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उतना ही कम है। मतलब यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the solution is minimum, ठीक है। अब समझ में आई बात। मतलब कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वहां अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कंसंट्रेशन जितना कम होगा वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट उतना ज्यादा कम है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सेम हम एग्जांपल लेते हैं नींबू शरबत पानी का, ठीक है। ये यहाँ पे हमने शरबत बनाया है। अब देखो इसके अंदर हमने शुगर डाला, 1 स्पून शुगर डाला, यहाँ पे हमने 2 स्पून शुगर डाला, यहाँ पे हमने 3 स्पून शुगर डाला। तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर मिनिमम है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम से आप क्या समझते हो, ठीक है। यहाँ जो हम कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुगर को इन टर्म्स ऑफ स्पून, 1 स्पून शुगर, 2 स्पून शुगर, 3 स्पून शुगर। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा है उसका मतलब कि वहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बनाओ वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जहां पे हमारा कंसंट्रेशन कम है दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन वो क्या है हमारा, मिनिमम। समझे। उसी तरीका से जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। और जहां पे कंसंट्रेशन हमारा कम है इट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज मिनिमम, ठीक है। ये हमने कुछ डेटा से आपको समझाने की कोशिश की है कि जितना ज्यादा मोलर का वैल्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, उतना ज्यादा वहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, मतलब उतना ज्यादा उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है इसका मतलब उतना ज्यादा वो चीज कंसंट्रेटेड है। क्लियर हो गया। चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट खींचो, बढ़ो आगे। वीडियो के एंड में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्या है। हाँ, अब हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है मास परसेंटेज से। क्या होता है मास परसेंटेज, देखो मास परसेंटेज से आप क्या समझते हो। बेसिकली यहाँ पे हमें फॉर्मूला दे दिया गया है कि मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। बट इसका लॉजिकल मतलब समझो क्या हुआ इसका मतलब। देखो सपोज कर लो कि मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लो कि आपने एक ग्लास लिया है, ठीक है। इसके अंदर आपने वाटर डाला, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आपने वाटर डाला 80 ग्राम वाटर, 80 ग्राम इसके अंदर आपने क्या डाला, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर 80 ग्राम वाटर के अंदर आपने क्या किया, 20 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, 20 ग्राम इसके अंदर आप शुगर ऐड कर दिया,
हो गया ऐड। तो अब यहाँ पे जो टोटल मास है, ठीक है, यहाँ पे अब जो टोटल मास होगा वो कितना होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड 100 ग्राम। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया? दैट इज 100 ग्राम। तो अब इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन, दैट इज टोटल जो हमारा सॉल्यूशन का मास आया, इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है? ठीक है, तो हम लिखेंगे 100 ग्राम के सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है? 20 ग्राम। ठीक है, और इसी को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारा मास परसेंटेज। समझे? तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो मास परसेंटेज है ये क्या डिफाइन करता है बेसिकली, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ solute present in 100 gram of the solution is called mass percentage। मास परसेंटेज। देखो, अब याद करो कि जब आप जब आप स्कूल में जाते थे तो वहां पे आपका जो कॉपी रहता था उसके अंदर ऐसा होता था कि टोटल मान लीजिए 100 मार्क्स का है, उसके अंदर आपने लाया 70। ठीक है, तो ये होता था कि आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए? मार्क्स आपने ऑब्टेन किया 70 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना था? दैट इज 100। तो बोलते थे कितना परसेंटेज आया, तो आप निकालते थे 70/100 इंटू 100, दैट इज 70%। तो उसी तरीका से यहाँ पर हम सेम मेथड अप्लाई करके यहाँ पे मास परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज? हम बोलते हैं कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस 100 से, तो वो हमारा आ जाता है यहाँ पे मास परसेंटेज। बोलो, अब क्लियर हो गया बात? अब देखो आपको लिखा हुआ कैसे मिलेगा? आपको लिखा हुआ मिलेगा 20%/मास। इस तरीका से मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिला, तो अब कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि 20%/मास है, तो अब इससे क्या समझोगे? ये क्या बताता है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या बताया मैंने अभी? डेफिनेशन देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। अब कहीं पे आपका मास परसेंटेज 20% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। क्लियर है? उसी तरीका से बताओ, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो कि मास परसेंटेज बराबर 100%/मास, इसका मतलब, तो फिर से आप फटाक से बोलोगे अभी क्या निकलेगा आपके मुंह से आंसर, कि इसका मतलब है कि 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 80 ग्राम ऑफ सॉल 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर है? बोलो एकदम बढ़िया से। अगर अगर हमें ऐसा ही दिख जाए कहीं पे लिखा हुआ कि 15%/मास, अगेन इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब सेम होगा कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्लियर बढ़िया से? अच्छा, कहीं पर अगर ऐसा मिल जाए, देखो कि 20% W/W, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सेम है, क्या चीज? इसका मतलब सेम है, परसेंटेज बाई मास के बारे में वो बोल रहा है, और परसेंटेज बाई मास कितना है उसका? 20%। तो इसके लिए भी हम सेम क्या लिखेंगे कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो मतलब कहीं पर भी अगर हमको इस फॉर्मेट में मिल जाए लिखा हुआ कि W/W परसेंटेज इज इक्वल्स टू 60%, इसका मतलब क्या है कि ये जो 60% है वो क्या बता रहा है, amount of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका हिडन मतलब है कि कहीं पर भी ऐसा परसेंटेज लिख दिया 60%, 20%, 15%, 80%, इसका मतलब वो डायरेक्ट बता रहा है कि 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना है, तो उसका 80%, उसका 15%, उसका 20%। ठीक है, देखो यानी क्या बोला कि 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और कहीं पे ऐसा लिख दिया कि 80% W/W, तो इसका मतलब क्या है कि 80% क्या होगा, ये क्या बताएगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही बताएगा ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम कैसे डायरेक्टली यहाँ पर देख करके लिख देते 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली हम देख करके कैसे लिख दिए, हमको पता है कि यहाँ पे सॉल्यूट का कितना मास है, 100 ग्राम, तो सॉरी सॉल्यूशन का कितना मास है यहाँ पे, 100 ग्राम। ठीक है, तो अब हमको पता है ये जो 80% है ये क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को बता रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 80%, कट गया, यहाँ से आया 80 ग्राम। क्लियर है। उसी तरीके से कहीं मान लीजिए 20 ग्राम लिखा रहता, कहीं पे ऐसे लिखा रहता 20% W/W, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, 20% है, मतलब 20 ग्राम है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। अब आप बोलोगे कि क्लियर हो गया, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, गुड गुड, अच्छा जा रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज क्या है जो मैंने मिस कर दी, कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये एक चीज मैंने मिस कर दी है। चलिए हम यहाँ पे कंट्रोल M, न्यू टैब आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, अ, हाँ देखो हमारे, सेकंड रुक जाओ, चलो अब सेट है सब, अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कुछ टर्म हमको जानने होंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना समझा वो ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली हम अब ऑथेंटिक वे में टॉपिक को स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें बता देना चाहिए था, पहले ही दिमाग से निकल गया कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो सॉल्यूट, यहाँ पे हम ले रहे हैं सॉल्वेंट और ये यहाँ पे बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट जैसे कि हम NaCl ले रहे हैं, NaCl। ठीक है, इसको हम क्या डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बना हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा ग्लास है, इसके अंदर NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा ग्लास है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है और ये हमारा हो गया NaCl। ठीक है, तो हमने ये जो लिया है NaCl, ये क्या है, सॉल्यूट। अब हम कैसे पता करेंगे सॉल्यूट के बारे में, तो देखो क्या होता है, सॉल्यूट जो होगा ऑलवेज स्मॉल अमाउंट में रहेगा, जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो कि लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और ये दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन जो है ये हमारा एक लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो सॉल्यूट बेसिकली स्मॉल अमाउंट में जो होता है उसको बोलते हैं, सॉल्वेंट जो कि लार्ज अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं, सॉल्यूशन जब दोनों को मिक्स करके जो तैयार होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, राइट। अब जो सॉल्यूट जो होता है वो घुलता है, ठीक है, सॉल्यूट जो होगा वो घुलेगा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर वो क्या होगा, घुलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ से अब देखो, तो जो सॉल्यूट हो रहा है वो क्या हो रहा है, घुल रहा है, ठीक है, जो घुल रहा है वो होता है सॉल्यूट। कहाँ घुल रहा है, तो वाटर में। तो जिसके अंदर घुल रहा है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं जिसके अंदर घुल रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर है। तो टोटल मिक्सचर जो बन गया वो हमारा आ गया सॉल्यूशन। ठीक, अब ये कंसेप्ट लगा करके सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, चलो ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने मास परसेंटेज देख लिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन करने से पहले हम एक और टॉपिक क्लियर कर देते हैं कि हमने W/W परसेंटेज देख लिया, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक आ जाते हैं W/V परसेंटेज। मिलता जुलता टॉपिक है इसीलिए हम एक साथ कर लेते हैं। तो W/W परसेंटेज में हमने क्या देखा था, हमने देखा था मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मास विच इज डिसॉल्व इन, which is dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे डेफिनेशन चेंज, यहाँ पे इसका नया क्या डेफिनेशन होगा, इसका यहाँ पे डेफिनेशन होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट which is dissolve in 100 ml of solution, 100 ml of solution, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम कंसिडर किया है इसीलिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मास को कंसिडर किया था, ठीक। यहाँ पे अब हम वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं। तो मास को कंसिडर किया था तो हम लिखा था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जब वॉल्यूम को कंसिडर किया है तो हमने लिखा है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, दोनों में बस इतना ही फर्क है। सो अगर कहीं पर इस तरीका से लिखा हो कि 60% बाई W/W, ये तो, और यहाँ पे कहीं लिखा हो 60% बाई W/V, तो ये दोनों से आप अब क्या समझोगे, तो फर्स्ट वाले से एकदम क्लियर हो गया कि 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट बोलोगे 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही बोलोगे फर्स्ट वाले से कि 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है जो कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। सेकंड वाले से क्या बोलोगे, सेकंड वाले से हम बोलेंगे कि 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in, which is dissolved in, यहाँ पर कितना लिखोगे, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिखोगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। क्लियर हो गया, दोनों टर्म क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, गोइंग गुड। चलो यहाँ तक हमने इतना सारा चीजें सीख ली है, ठीक है। देखो क्या क्या सीखा, मास परसेंटेज सीखा हमने, मास परसेंटेज के अंदर हमने सीखा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देख लो एक बार, चेक कर लो सारा चीजें समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करके एक एक करके देखते जाओ, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा फर्स्ट टॉपिक एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट करो,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलो, अब हमारा आता है ये टॉपिक, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो 1 मिनट होल्ड करो अब। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, देखो जैसे अब हमने बचपन में पढ़ा था फ्रैक्शंस, याद करो वो चैप्टर, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सब सपोज कर लीजिए यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, इसके अंदर हमने एक बॉक्स को कलर कर दिया, तो हम क्या बोलते थे, फ्रैक्शन ऑफ बॉक्स कलर। इसके लिए क्या लिखते थे, 1/4, ठीक है। 4 में से एक कलर हो गया, दैट इज 1/4, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बॉक्स की अमाउंट हम बढ़ा दें, ठीक है, 1 2 3 4, 8 बॉक्स है, 8 में से हम 1 2 3 4 को कलर कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ बॉक्स कलर इज इक्वल्स टू 4/8, ठीक है। टोटल 8 बॉक्स है और कलर कितने हो गए, 4, तो इसका फ्रैक्शन ये हो गया। सो उसी तरीका से हम यहाँ पर फ्रैक्शन किसका ले रहे हैं, मोल का, ठीक है। तो जब हम मोल के लिए फ्रैक्शंस निकालेंगे तब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है हमारा, ये भी एक तरह का रेशियो होगा, जैसे हम यहाँ पर रेशियो कर रहे हैं, यहाँ पर रेशियो कर रहे हैं, ये भी रेशियो होगा, इसके अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होंगे। तो ये तो पक्का है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या बताएगा, टोटल मोल, ये टोटल मोल बताएगा। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, फ्रैक्शन ऑफ बॉक्स कलर। तो जब हम फ्रैक्शन ऑफ बॉक्स कलर निकाल रहे थे तो हम ऊपर में क्या लिख रहे थे, कलर्ड बॉक्स, ऊपर में क्या लिख रहे थे, कलर बॉक्स, और नीचे में क्या लिख रहे थे, टोटल बॉक्स। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे में क्या लिखेंगे, टोटल मोल, ठीक है, टोटल मोल लिखेंगे। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, मोल ऑफ वन कंपोनेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ होल कंपोनेंट। तो ये इसका हुआ कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, it is the ratio of mole of a particular component to the total number of mole of solution, ठीक है। It is a substance. If a substance A dissolve in a substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are given as mole fraction of A, number of moles of A divided by number of moles of solution. इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी Nb by Na plus Nb, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें कुछ कुछ सीखना है। क्या सीखना है कि सबसे पहले तो सपोज करते हैं ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक कंपोनेंट है वो है वाटर, ठीक है। ये कंपोनेंट ए है जो कि क्या है, वाटर है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट है जो कि है सॉल्यूट, ठीक है। ये है कंपोनेंट बी है जो कि हमारा सॉल्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। और ये जो वाटर है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, क्लियर, ठीक। तो अब जो हमें ओवरऑल जो सॉल्यूशन मिला, ठीक है, अब ये दोनों को हमने मिक्स किया और यहां से हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिला हमें, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अब हमारे पास दो कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ए जो कि वाटर और दूसरा कंपोनेंट है बी, वह है सॉल्ट, ठीक है। तो अब हम इसके लिए लिख सकते हैं फॉर फॉर अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है हम लेट कर लेते हैं कि Na इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और Nb क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है। और Na प्लस Nb क्या हमें बताएगा, टोटल मोल बताएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर B का मोल है Nb और A का मोल है Na, ठीक है, तो Na प्लस Nb क्या हो जाएंगे, टोटल मोल हो जाएंगे। बोलो, Na प्लस Nb, ये क्या टोटल मोल हो गए। क्लियर है। सो अब हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ये क्या बताएगा, ये बताएगा मोल ऑफ ए, दैट इज मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ होल कंपोनेंट। जैसे कि मैंने वहां पे कंसिडर किया था, क्या कंसिडर किया था कि फ्रैक्शन ऑफ कलर बॉक्स। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ कलर बॉक्स, तो वहां पे हम लिखे थे कि कितना जो है वो बॉक्स कलर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 बॉक्स कलर है और टोटल बॉक्स हो गया यहाँ पे 8। तो उसी तरीका से हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मोल ऑफ ए। ठीक है, जैसे कलर बॉक्स में हम यहाँ पे कलर बॉक्स लिखते थे एज अ न्यूमरेटर, तो उसी तरीका से यहाँ पे हम लिखेंगे मोल ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल मोल हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। उसी तरीका से यहाँ पे हम मोल ऑफ बी कैसे निकालेंगे, देखो मोल ऑफ ए हो गया, उसी तरीका से यहाँ पे हम मोल ऑफ बी कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे मोल ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्या ये बात क्लियर है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हो गया सेकंड, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या निकाला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे भी निकाला था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो, मोल फ्रैक्शन को हम जो लिखे है, ये जो टर्म हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बी से। ये जो एक्स बता रहा है वो बता रहा है मोल फ्रैक्शन, और बी बता रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। उसी तरीका से हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ए। ठीक, अब देखो, इन एनी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी इन एनी सॉल्यूशन नहीं, अब देखो इस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमें क्या मिल गया, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। और उसी तरीका से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या मिल गया, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ओके, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों का सम कर रहे हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी ये कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, द मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट, हम ऐसे बोलेंगे द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of every component, of every component is 1, that is unity। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक से ज्यादा कंपोनेंट लेते तो उसका भी मोल फ्रैक्शन क्या होता, यूनिटी होता। क्लियर है। चलिए हम फिर से एक और सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, और वहां पे हम क्या करेंगे, हम 2 से ज्यादा कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा एक कंपोनेंट है, वाटर है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा एक कंपोनेंट है, ये है हमारा वाटर। ठीक है, इसके अंदर हमने दूसरा कंपोनेंट डाला बी, दैट इज सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट है, इसके अंदर डिजोल्व है। ठीक है, उसी तरीका से
ये हमने एक तीसरा कंपोनेंट डाला इसके अंदर C, ये भी सॉल्यूट है, इसके अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। सो अब हम इस सब के लिए लिखेंगे जैसे कि हमने पहले लिखा था, क्या, मोल ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल्स टू Na, ठीक है। मोल ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल्स टू Nb, मोल ऑफ कंपोनेंट C इज इक्वल्स टू Nc, ठीक है। ये सारा हो गया। टोटल मोल क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान देना, ठीक है। टोटल मोल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू Na प्लस Nb प्लस Nc, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मोल। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये हम क्या लिखेंगे, तो डेट इज मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल, दैट इज Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी तरीका से मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये क्या लिखेंगे, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी तरीका से हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ये क्या लिखेंगे, Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम देखते हैं कि इन ए मिक्सचर यहाँ पे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो, दैट इज Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, क्या ये Na प्लस Nb प्लस Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc जो कि 1 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या एक बात सीखा, कि हमने यहाँ से एक बात सीखा कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हो, जितने भी कंपोनेंट हो, ठीक है, बट उनका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, और ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। फॉर अ सॉल्यूशन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, कभी भी मोल फ्रैक्शन का सम 1 से ज्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर जा रहा है इसका मतलब वहां पे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। चलो, मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया, क्या हम आगे बढ़े, एक बार देख लो मोल फ्रैक्शन के अंदर, मैं स्लाइड से एक बार फिर से चला दे रहा हूँ आपके लिए, चेक कर लो। ओके ओके ओके, बढ़े आगे, वेरी गुड। चलो, इसके बाद हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। देख लो कितना बड़ा इसका डेफिनेशन डाल के रखा हुआ है, और है एकदम सिंपल सा, छोटा सा, नन्हा मुन्ना चीज है, ठीक है। एक बात यहाँ पे इन्होंने ऐड करा है, डाइल्यूशन। यहाँ पे मैंने ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। चलो अब देखो, हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मोलैरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये सारे जो है ना, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हाँ, it is most widely used unit and it is denoted by capital M। तो मोलैरिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होता है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लो, कि मोलैरिटी क्या होता है, कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान में रखने वाली क्या बात है, कि मोलैरिटी के लिए हम क्या ध्यान में रखने वाली क्या बात है, कि हम मोलैरिटी जो टर्म है, ठीक है,
इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का हम क्या ले रहे हैं, मोल्स, ठीक है। और सॉल्यूशन को हम किस में कंसीडर कर रहे हैं, लीटर्स में। सॉल्यूशन को हम किस में कंसीडर कर रहे हैं, लीटर्स में, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, थस मोलैरिटी, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस से NaOH and we want to prepare 0.2 molar solution from it. Okay, so 1 molar NaOH means 1 molar of NaOH present in 1 liter of solution. For 2m solution, we require 0.2 mole of NaOH dissolved in 1 liter of solution. Hence, for making 0.2 molar solution from 1 molar solution, we have to take the volume of 1 molar NaOH solution, which contains 0.2 mole of NaOH, and hence and dilute the solution with water to 1 liter. अब ये जो लाइनें लिखी गई है ना, अब यहाँ से हम मोलैरिटी के टॉपिक से हट गए हैं, डाइल्यूशन के टॉपिक पे आ गए हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम बाद में समझेंगे, पहले हम अपना एक टर्म समझ लेते हैं, मोलैरिटी, फिर हम आएंगे लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। ये पूरा कहानी जितना बात बोला गया है, पहले हम डाइल्यूशन समझ लेंगे, उसके बाद हम आकर के इसे रीड करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या बोला, मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या डिफाइन कर रही है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे कि हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, इसके अंदर हमने डाल रखा है वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमने वाटर डाल रखा है कितना, तो यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ऐसे समझो 1 लीटर का सॉल्यूशन है, वाटर नहीं है, ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ओके। अब इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में हमारे पास क्या डिजॉल्व है, सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्यूट है जो कि इसके अंदर डिजॉल्व है, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूट। तो यहाँ पे मोलैरिटी क्या बोला कि सॉल्यूट के कितने मोल्स विच इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। अगर ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल सा। अगर हम बोले कि इफ 10 मोल ऑफ solute is present in 1 liter of solution, then determine molarity, determine molarity of the solution, determine molarity of the solution, ठीक है। चलो कैसे होगा इसका आंसर बताओ, फटाक से वीडियो पॉज करके, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 10 मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 10 मोल, ओके, ठीक। और साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बोल दिया, 1 लीटर। सो मोलैरिटी क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 10, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, तो कितना मोलर हो जाएगा, 10 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि 10 मोलर सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पे मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 10 मोलर, क्लियर। अब देखो सेम हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इफ 10 मोल, if 10 mole of solute is present in 10 mole of solute is present in यहाँ पे मोल, 10 mole of solute is present in 2 liter of solution, 2 liter of solution, then determine molarity, then determine molarity। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए
हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर वर्ड यूज किया था, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 10 मोल हमारा सॉल्यूट है। 10 मोल सॉल्यूट है हमारा 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसीलिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमारा कितना मोल ऑफ होगा, कितना मोल सॉल्यूट होगा, दैट इज 10/2। 5 मोल ऑफ सॉल्यूट, 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर। अब हम बोल सकते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या हम लिख सकते हैं इसको 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 5 मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, इसी को हम क्या बोलते हैं 5 मोल पर लीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं 5 मोल पर लीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं 5 मोलर। इसी को हम क्या बोलते हैं 5 मोलर। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या किया, इस स्टेप में 10/2 किया। अब क्या हम इस 10 को लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ, ये छूट गया अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हम इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सो अब इस स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि हमने जब मोलैरिटी निकाली तो हमने यहाँ पर अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को हमने क्या लिखा मोलैरिटी। सो यहाँ से हम मोलैरिटी बराबर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आया कि इट इज डिटरमाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो एक सवाल, अगर हमारे पास ऐसा गिवन हो, if 10 mole of if 10 mole of solute is present in 100 ml of solution, then determine the molarity of the solution, then determine the molarity of the solution। So अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अब ध्यान से देखना यहाँ पर। अब क्योंकि डेफिनेशन में हमें क्या बोला गया है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो तो लीटर में नहीं है, वो वॉल्यूम कहाँ किस में गिवन है, मिली लीटर में गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब सबसे पहले हम इस वॉल्यूम को चेंज कर लेंगे मिली लीटर में, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। अब हम बोलेंगे सिंस 1000 मिलीलीटर इम्प्लाइज 1 लीटर। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, इसीलिए हम लिखेंगे 1 मिलीलीटर में कितना होगा 1/1000 लीटर होगा। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में हमारे पास 100 ml है, तो 100 ml को हमने लीटर में चेंज कर लिया, 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया हमारे पास इतना लीटर्स, इतना लीटर्स हो गया। क्लियर है। सो 100 ml को हमने क्या किया, देखो लीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। सो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि ये जो हमारा 100 था, ये जो हमारा 100 ml क्वेश्चन में जो गिवन है, इसको हमने 1000 से किया डिवाइड, ठीक है, इसको हमने 1000 से किया डिवाइड, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जब भी वॉल्यूम ml में गिवन हो और उसको आपको करना हो लीटर्स में, तो आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 1000 करोगे। जब भी आपको वॉल्यूम गिवन हो मिलीलीटर्स में और उसको आपको करना हो लीटर में, तो क्या करोगे डिवाइडेड बाय 1000। लेकिन जब आपको वॉल्यूम गिवन हो लीटर में और उसको करना हो मिलीलीटर में, तब क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है एकदम, ठीक है।
अब देखो, अब हमारे पास, अब हम लिख सकते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। नाउ अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि अब हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 10, 10 मोल। ठीक है। और हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, इसको हम काट देते हैं, दैट इज 1/10 लीटर। ये बोल सकते हैं 1/10 लीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का। अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं ना कि इसको हम नहीं काटते, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। रीजन है एक, ठीक है, हम बताते हैं क्या रीजन है। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, 100/1000, 100/1000 लीटर। ठीक है। ठीक है। अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमको दिख रहा है कि 10 मोल, अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि 10 मोल ऑफ solute is present in 10 mole of solute is present in 100, सॉरी, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय 1000, इतने लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल ऑफ 10 मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। 100/1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी क्या बोलता है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, ये हो गया हमारे पास टोटल कितना हो गया मोल, 2020 कट गया, 100 आ गया, 100 मोलर आ गया। ठीक, ये तो बन गया सॉल्यूशन। ये यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये जो टर्म हमने लिखी है ना, इसको ध्यान से देखो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो तो जरा, कितना गिवन है हमारे पास सॉल्यूट का मोल, 10 मोल गिवन है। ठीक, बहुत बढ़िया। और देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, तो क्या ये 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा ml में होगा, वहां पर हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गिवन है, तो वहां पे हम 1000 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखो नहीं कर रहे हैं यहाँ 1000 मल्टीप्लाई। ठीक है। ओके, सो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि molarity is equals to number of moles of solute divided by volume of solution in ml into 1000। क्लियर है, क्या ये बात आप सबको क्लियर है। ठीक है। अब देखो, हम सेम फॉर्मूला को यूज करके इसी टर्म तक एक बार में पहुंच सकते हैं। क्या, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था हमारे पास 100, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000, सेम चीज आ गया जो यहाँ पर आया था। सो अब यहाँ से हमको सीखने को मिला, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होगा, तब हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा लीटर्स में, तब वहां पे हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और ये बहुत ही बड़ी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलो एक बार चेक कर लो मोलैरिटी का पूरा। ठीक है, देखो, ओके है, ओके है, ओके है, वेरी गुड।
बढ़ते हैं आगे, चलो। अब अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, अब रुक जाइए, स्लाइड्स ऐड करने दीजिए। चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, अब जो मोलैरिटी के अंदर नेक्स्ट चीज हमें बताया गया है वो है डाइल्यूशन। देखो क्या होता है डाइल्यूशन। देखो देखो दो तरह का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हाईली कंसंट्रेटेड। ठीक है, और एक जो आपके पास जो सॉल्यूशन होता है इट इज कॉल्ड वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी डाइल्यूटेड। अब दोनों का क्या मतलब हुआ? देखो डाइल्यूटेड कहने का मतलब कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब इसके अंदर अमाउंट ऑफ, सॉरी, इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, इस बहुत ज्यादा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है उसमें बहुत सारा पानी मिला होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे समझो कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर बहुत सारा पानी मिला होता है, बहुत सारा पानी मिला होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप दूध लाने के लिए जा रहे हो, तो दूध वाले ने क्या किया कि 1 लीटर दूध में 100 ml पानी मिला दिया। तो कुछ फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैनेज हो जाएगा। बट अब दूध वाले ने क्या किया, 1 लीटर के दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया, अब फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूध का आपके ऊपर, जब आप दूध को देखोगे तो वो बहुत पतला दूध रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब पानी बहुत ज्यादा मिला दिया गया था, बहुत ही ज्यादा पानी मिला दिया गया था, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या बन रहा था, बहुत ज्यादा पतला। यहाँ पर दूध थोड़ा मोटा होगा। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, जब हम पानी बहुत ज्यादा मिला देते हैं तो क्या कर दिए, उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिए। क्लियर है, यहाँ पे ये हो गया कंसंट्रेटेड। समझ में आ रहा है डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जस्ट वाटर ऐड कर देना। गुड। अब देखो यहाँ पर हम केमिस्ट्री में डाइल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं, वाटर को ऐड कर देना। ठीक है, कहीं पे लिखा हो डाइल्यूटेड, इसका मतलब वहां पे हमने क्या किया है, एडिशन ऑफ वाटर किया है, एडिशन ऑफ वाटर किया है। क्लियर है ना? अब हम क्या देख रहे हैं, देखो सपोज कर लो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा वाटर है। ठीक है, ये वाटर कितना है ml, बोल दो जल्दी से कुछ भी नंबर। 500 ml है, चलो 500 ml ले लेते हैं। 500 ml वाटर के अंदर आपने यहाँ पे सॉल्यूट मिलाया है। कितना मिलाया है, क्या मिलाया है, सॉल्यूट मिलाया है। सपोज कर लेते हैं 500 ग्राम सॉल्यूट, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। 500 ग्राम सॉल्यूट आपने इस 500 ml ऑफ वाटर के अंदर मिलाया है। ठीक है, देखो अभी रात के बज रहे हैं 11। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो हमने बहुत बार बनाया, कभी मेरा माइक खराब हो गया, कभी वीडियो खराब हो गया। तो अभी हम फाइनली इस तरीका से बना रहे हैं क्योंकि हमारा माइक एकदम खराब हो चुका है। ठीक है, और हमें काफ़ी नींद आ रही है। ठीक है, आज हमारा कॉलेज का एग्ज़ाम ओवर हो गया, उसके बाद मतलब मिड सेम ओवर हुआ है, अभी एंड सेम बाकी है। ठीक है, चलो अब हम थे लॉ ऑफ डाइल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो अब ये हमारा 500 ग्राम हमने क्या किया है, इसके अंदर मान लो नमक ही मिला दिया, आधा किलो नमक मिला दिया आधा किलो पानी में। ठीक है,
ऐसे समझ लो, आधा लीटर पानी में आधा लीटर पानी को ज़्यादा ही हो गया, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, आधा लीटर में फील नहीं आ रहा है। ऐसे समझो बाल्टी भर पानी है, बाल्टी भर पानी है 5 लीटर, 5 लीटर पानी है बाल्टी भर के, और उसके अंदर आपने आधा किलो नमक मिला दिया, अब फील आ रहा है। सो अब आधा किलो नमक मिला दिया इसके अंदर, और यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे पानी है सेम। अब क्या किया है, ये हमारा सॉल्यूशन वन था, ये था हमारा सॉल्यूशन वन। क्या सॉल्यूशन वन था कि 5 लीटर पानी में आधा किलो नमक डाला, ये सॉल्यूशन वन बन गया। अब आप इसको क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। डाइल्यूट करने का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, आप क्या करवा रहे हो, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एडिशन ऑफ वाटर। अब क्या किया आपने, इसके अंदर और पानी डाल दिया, कितना पानी डाला, और सपोज कर लो 5 लीटर पानी डाल दिया, तो अब यहाँ पे वाटर कितना हो गया, 10 लीटर, 10 लीटर हो गया। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 5 लीटर के अंदर पहले 5 लीटर में आधा किलो नमक था, पहले 5 लीटर में आधा किलो नमक था, अभी 10 लीटर में आधा किलो नमक है, अभी 10 लीटर में आधा किलो नमक है। इसका मतलब अगर इसको हम 5 लीटर के अंदर देखें तो क्या ये 250 ग्राम नमक होगा। सो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि सॉल्यूट डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व सॉरी, अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन था हमारा, ये जो सॉल्यूशन था हमारा, इसके अंदर हमारा ये क्या है, सॉल्यूट, ये क्या है, नमक। ये जो नमक है इसका अमाउंट तो फिक्स है, हमने बाद में जो डाइल्यूट किया है इसका अमाउंट तो फिक्स है, नमक का अमाउंट तो फिक्स है, जितना डिजोल्व किया था उतना ही है। चेंज क्या हो रहा है, वाटर का अमाउंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे 5 लीटर पानी था, यहाँ पे 10 लीटर पानी है, तो वाटर का अमाउंट चेंज हो गया, नमक का अमाउंट तो फिक्स हो गया। तो डाइल्यूशन में बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, वाटर का एडिशन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज फिक्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, फिक्स होता है। जितना पहले डिसॉल्व किया था उतना ही बाद में डिसॉल्व होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि मान लीजिए आधा किलो नमक डाला तो हम इसका मोल्स निकाल सकते हैं। 500 नमक है तो NaCl का 58.5 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 500 बाई 58.5, तो पहले भी उतना ही बाद में भी उतना ही। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ से कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पहले, that is initial, and mole of solute dissolve, that is final। इनिशियल और फाइनली मोल ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ पे डिसॉल्व होगा वो हमारा सेम होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, मोल ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा वो इनिशियली एंड फाइनली सेम रहेगा। तो डाइल्यूशन के अंदर